नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले रुक करते हैं कश्मीर की तरफ और कश्मीर की बात करें तो एनआईए द्वारा जम्मू कश्मीर में फिर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। और साथ ही साथ कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की 5 जगहों पर छापेमारी की गई है। और वहीं पर जम्मू संभाग की अगर बात करते हैं तो जम्मू संभाग में 2 ऐसे जिले हैं जहां पर एनआईए द्वारा जो है वो छापेमारी की गई है। और इसी के साथ जो मामला है वो ये बताया जा रहा है क्योंकि आतंकवाद से जुड़े जितने भी मामले हैं उसके लिए जांच की जा रही है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जांच करते समय ये देखने को मिल रहा है कि छापेमारी, चाहे जम्मू संभाग की बात करें चाहे कश्मीर संभाग की बात करें, तो छापेमारी की जा रही है। और आज भी ऐसा ही देखने को मिला कि कश्मीर की 5 ऐसी जगहें हैं जहां पर छापेमारी की गई। और ये जो जगहें हैं ये साउथ कश्मीर और श्रीनगर में है जहां पर छापेमारी एनआईए द्वारा की गई है। और वहीं पर जम्मू संभाग की अगर बात करते हैं तो जम्मू संभाग में किश्तवाड़ और डोडा 2 ऐसे जिले हैं जहां पर एनआईए द्वारा छापेमारी की जा रही है। और श्रीनगर में एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। अब क्या कुछ दस्तावेज उस शख्स से मिले हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो भी आपको थोड़ी देर में ही बताएंगे। लेकिन वहीं पर आपसे बात कर रहे हैं हम एनआईए के बारे में। इससे पहले भी छापेमारी एनआईए द्वारा की जा रही थी, कश्मीर के अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही थी। और अब जम्मू संभाग में भी 2 ऐसे जिला हैं जहां पर छापेमारी की गई है। डोडा और किश्तवाड़ की बात करें तो यहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जो छापेमारी है वो हो रही है। और इसी के साथ जो मुद्दा है वो ये है क्योंकि आतंकवाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पनप रहा है उसको देखते हुए एनआईए सतर्क हो गई है। और जो लोग इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक है इस पूरे मामले पर, उन पर छापेमारी की जा रही है। और इसी के चलते एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है, हिरासत में लिया गया है और वो शख्स श्रीनगर का है। उसी के साथ आतंकवाद से जुड़े जितने मामले हैं उस पर जांच भी पूरे तरीके से चल रही है। और एनआईए भी पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसी चीज निकलकर सामने आए जिससे कि जो आतंकवाद पनप रहा है जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से उस पर रोक लगाई जा सके। और उसी के तहत आज फिर एक बार छापेमारी करती हुई और ताबड़तोड़ छापेमारी करती हुई एनआईए देखने को मिली है। और एनआईए की बात करें तो जहां कश्मीर में 5 जगह अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है वो कौन कौन सी जगहें हैं, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिलाल यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो हिलाल से जानते हैं। हिलाल, पहले मैं जानना चाहूंगी कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की ऐसी कौन सी 5 जगहें हैं जहां पर छापेमारी की गई है और क्या कुछ दस्तावेज सामने आए हैं? एनआईए की जानब से जो ये रेड पड़ी है ये श्रीनगर के अंदर जो लसजन का इलाका है, हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम के साथ भी आता है। एक तो लसजन के अंदर हुआ है, कुलगाम के अंदर हुआ है, अनंतनाग के अंदर हुआ है और बारामूला के अंदर हुआ है। और यहाँ सभी जगहों पर जो स्पेसिफिक इनपुट्स थे या तहकीकात के हवाले से जो 24 या 27 जून के दिन जब जम्मू के अंदर एक आईईडी पाई गई थी तो उसके पेश नजर ही इन जगहों पर यहाँ आज रेड्स लगा दी गई हैं। हालांकि जो 2 अफराद की हिरासत में लेने के हवाले से भी अभी खबरें गश्त कर रही हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि जो क्लोज राय है उनका मानना है कि 2 अफराद की गिरफ्तारी हुई है जिसका ताल्लुक जो है श्रीनगर के ही लसजन इलाके से है। और कुछ मोबाइल फोन भी फिलहाल एहतियाती तौर पर लिए गए हैं और उनकी बारीकबीनी से अभी चेकिंग की जा रही है और पूछगछ भी की जा रही है। जिन लोगों से आज ये पूछगछ हुई थी उनमें बारामूला के अंदर या श्रीनगर के अंदर या कुलगाम और अनंतनाग के अंदर भी इस तरह की कार्रवाई है। और माना जा रहा है कि ये उसी कनेक्शन में है कि जो 26 जून को जम्मू के अंदर आईईडी हुई थी तो उसकी कनेक्शन में ही उनसे पूछगछ की जा रही है। हालांकि जब हमने रेड लगाने वाले अमले के साथ जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इसमें अभी कुछ भी कहने से इनकार ही किया क्योंकि उनका मानना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। अभी वो इस हवाले से नहीं कह सकते हैं कि क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। वहीं पर हिलाल, बात करें जिस शख्स को अभी हिरासत में लिया गया है उनकी तरफ से क्या कुछ, जब रेड पड़ी वहां पर एनआईए की तो ऐसे क्या कुछ वहां पर दस्तावेज या कागजात मिले जिसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, एनआईए की जानिब से ये रेड पड़ी है और वही उन घरों के अंदर मौजूद थी। किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा था अंदर जाने की क्योंकि तफ्तीश का एक मुकम्मल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। तो उस ज़मन में वही ज्यादा जानते हैं कि किस चीज को लेकर जो दस्तावेजात लिए गए हैं या मोबाइल फोन लिए गए हैं उसमें क्या कुछ पाया गया है। अगर 5 जगहों पर इस तरह की रेड्स पड़ी है तो सिर्फ कुछ एक जगहों पर ही गिरफ्तारी क्यों हुई है ये ज्यादा जो एनआईए की टीम है वही जानती है। लेकिन उन्होंने इस तरह की मालूमात
शेयर करने से साफ इनकार किया है। बिल्कुल हिलाल, आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी, इससे पहले भी एनआईए द्वारा अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और बहुत से लोगों पर कार्यवाही भी की गई है, तो उस कार्यवाही से क्या कुछ चीजें अभी तक निकलकर सामने आई है और उसके चलते जो आगे कार्यवाही होगी उस पर उसको अंजाम तक किस तरीके से पहुंचाया जाएगा? देखिए, जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ, मुझे लगता है कि अभी तक कोई कार्रवाई हतमी शक्ल की सूरत में नजर नहीं आई है, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी जारी है। कुछ एक मामलों को लेकर कोर्ट के अंदर जो है चार्जशीट भी पेश की गई है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से उस पर अभी कोई फैसला नहीं सुना गया। बेशतर केसेस की, मजमूई केसेस की जब हम कश्मीर के अंदर बात करते हैं, फिलहाल पकड़ दकड़ जो है वो जारी है, पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन हतमी फैसला तकरीबन किसी भी मामले को अंदर अभी तक नहीं पाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता हिलाल, जो कि कश्मीर से जुड़े थे और जिस तरीके से कश्मीर के 5 अलग अलग जगहों की बात करें, साउथ कश्मीर की या फिर श्रीनगर की, तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर एनआईए द्वारा रेड की गई है, यानी कि छापेमारी की गई है। और वहीं पर जम्मू की भी बात करते हैं तो जम्मू के भी 2 ऐसे जिले हैं जहां पर छापेमारी की गई है, कार्यवाही को शुरू कर दिया गया है। अब कार्यवाही से और क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कौन से और पन्ने जो है वो निकलकर सामने आएंगे, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रोटेस्ट की, यानी कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है रिलायंस स्टोर को लेकर ये प्रदर्शन जारी है, जिसके खिलाफ शहरों से लेकर गांव तक अब प्रदर्शन का सिलसिला जारी हो चुका है। और आपको बता दें, जम्मू में इसके आसपास के इलाकों में सियासी दल भी सड़कों पर उतर चुके हैं, उन्होंने भी रिलायंस स्टोर के खिलाफ अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और जो मोर्चा है वो खोल दिया है। जम्मू शहर में अपनी पार्टी सलहड़ में बहुजन समाज पार्टी का भी प्रदर्शन जारी है और उन्होंने साफ प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और प्रशासन पर जम्मू के व्यापारियों को ठेस पहुंचाने के आरोप लगातार लगते जा रहे हैं। रिलायंस स्टोर को लेकर जो व्यापारी मंडल है, यानी कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उनके द्वारा कॉल की यहाँ पर बात की गई है और बंद का कॉल जो है वो 22 सितंबर यानी कि बुधवार को दिया गया है और उसको लेकर सारे जितने भी संगठन हैं वो भी अब सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, उनका भी प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा। लेकिन ज्यादा जानकारी क्या है तो चलिए आइए पहले नजर डालते हैं कि प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है। हमारे ऊपर सेंटर ला रही है, इसका मतलब ये है कि व्यापारियों को मार देना है जो आगे 1 साल से कोरोना की मार झेल रहे हैं। दूसरी ओर ये स्टोर ला रहे हैं, ये जिन व्यापारियों ने इतने दुकानें अपनी खोली है, 20-40 50 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक स्टोर में सामान देने के लिए व्यापारी क्या जेल में जाएंगे जब ये खुदकशी करेंगे। हम ये अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन जो है ये पुरजोर मजम्मत करती है कि अपना ये जो स्टोर खोलने जा रहे हैं इसको हरगिज नहीं खोलने देंगे। कल आप देख लीजिए चैम्बर ने कॉल दी है, कल से अगर ये लोग ये जो गवर्नमेंट ने इस स्टोर को वापस नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आएगा, जिसकी जिम्मेवारी सारी गवर्नमेंट की होगी, ना कि व्यापारियों की होगी। व्यापारी आगे ही बहुत परेशान है। आप कमिस्ट वाले देख लीजिए, बार वाले देख लीजिए, एक्साइज वाले, शराब की दुकानों वाले देख लीजिए, उनको जिनको 50 साल का काम चल रहा था उस काम को इन्होंने तहस नहस कर दिया सिर्फ अपने मफाद के लिए। ये नहीं देखते हैं कि पीछे कितने लोग, इनके साथ कितने लोग जुड़े हैं। सरकार को ये बताने के लिए किया है कि जो रिलायंस के स्टोर जम्मू कश्मीर में खोलने जा रहे हो, इसमें पहले ही जम्मू का जो व्यापार वर्ग है वो बहुत दुखी है, कारोबार बंद हो चुके हैं, गरीबों के पास कोई रोजगार नहीं है और जो लोग छोटी मोटी दुकान करके अपना काम धंधा अपना पाठ पूजा करते थे उनको भी आप भूखे रखना चाहते हो। इसलिए हम आज ये विरोध करते हैं और केंद्र सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि होश में आ जाओ और ये रिलायंस के स्टोर खोलना जम्मू कश्मीर में बंद करो, इनको रोक दो, नहीं तो जम्मू कश्मीर के हालात, कश्मीर पहले बिगड़ चुका है, आप चाहते हैं जम्मू में भी आग लगे और इसके जिम्मेदार बीजेपी और केंद्र सरकार होगी। तो देखा हमने कि प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना था। वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो विनोद जी की तरफ रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम रिलायंस स्टोर की बात करते हैं तो ये ऐसा पहला रिलायंस स्टोर नहीं है जो पूरे भारत में खुलने जा रहा है। इससे पहले भी बहुत से राज्य हैं जहां पर रिलायंस स्टोर खुले हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला देखने को मिल रहा है तो ये कितने हद तक वाजिब है? देखिए, ये व्यापारियों और सरकार के बीच में, या यूं कहे कि जियो मार्ट और रिलायंस ग्रुप और व्यापारियों के बीच का मामला है।
और नया नया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ है और ये इनके लिए बड़ी चुनौती है। बंद की कॉल देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है। क्या बंद सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हालांकि सीधी सी बात यह है कि समर्थन बहुत मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था, आज थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। दूसरा, बार एसोसिएशन जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसने भी 1 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रुख स्पष्ट करना है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि जब हम हड़ताल करते थे तब हमारा ये समर्थन नहीं करते थे। दूसरी ओर गतिरोध इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारियों के बीच में भी है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, ये संघर्ष है, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि क्या ये जो मार्च खुलने जा रहे हैं, इससे कहा जा रहा है कि उपभोक्ताओं को सीधा सीधा लाभ होगा, लेकिन छोटा व्यापारी तबका या व्यापारी तबके को इसको कहीं ना कहीं इससे डेंट पड़ने वाला है। बिल्कुल। वहीं विनोद जी, बात करें अगर हम लोग, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, 35A को हटा दिया गया, उसी का अंजाम ये है कि रिलायंस स्टोर जो है वो जम्मू कश्मीर में खुलने जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट देना कितने हद तक सही रहेगा? क्योंकि रिलायंस स्टोर अगर खुलेगा तो उपभोक्ताओं को काफी हद तक फायदा होगा और ये ऐसा पहला स्टोर नहीं है, बेस्ट प्राइस भी है और भी बहुत ऐसे मार्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में खुले हुए हैं। तो इस तरीके की स्टेटमेंट देना कि 370 धारा के हटने के बाद, 35A के हटने के बाद अब जो सरकार है वो इस तरीके के कदम उठा रही है और मनमानी कर रही है। देखिए, पहले भी आपको बताते चलो कि जैसे ही 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटा, यूटी बना, यूटी के और स्टेट के नियम अलग-अलग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने खुद कहा कि बेस्ट प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमें जियो में हमें नेट लेना है, जियो से हमें कॉल करनी है, तब हमें वो सूट करता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि उनके आउटलेट्स यहाँ पे खुलेंगे और जो कंज्यूमर है उसको बेनिफिट होगा, तो कहीं ना कहीं इसको हम फिर जोड़ना शुरू कर देते हैं कि 370 हटा, 35 से हटा और दबाव बनता जा रहा है। अगर माइनिंग की बात करें, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को निराशा है। उसके बाद लीकर जो आए, लीकर पॉलिसी जो लेकर के आए, एक्साइज पॉलिसी, उससे भी दिक्कत हुई है। अब बार्स बंद किए हैं, नए सिरे से उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी तबका जम्मू के लोगों को जागरूक करने के लिए या जम्मू के लोगों का समर्थन लेने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे, ताकि इस बंद को सफल बनाने में, इस बंद में सबकी पार्टिसिपेशन हो, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है। बिल्कुल विनोद जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से आपने कहा कि कंज्यूमर्स की अगर बात करते हैं तो अगर एक्साइज पॉलिसी को लाया गया है और अलग अलग इस तरीके की बदलाव किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को फायदा होगा, लेकिन अब इन सब चीजों को एक पॉलिटिकली मोड़ दिया जा रहा है। पॉलिटिकली जितने भी ग्रुप्स हैं वो सामने आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आम जनता तक इस सब की अवेयरनेस पहुंचाना कितना जरूरी है? क्योंकि अगर स्टोर्स खुलते हैं तो इनका फायदा उपभोक्ता को होगा, लेकिन व्यापारी संगठन जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि लोगों को भी अपनी तरफ खींचा जा सके, उनको भी बताया जा सके कि इससे आपको भी नुकसान होगा। तो जो अवेयरनेस है उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है लोगों में? देखिए पल्लवी, लोगों को अवेयर करने की बात अलग है, वो अलग से है, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको पक्षपात के साथ जोड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन के साथ जोड़ रहा है। जब पहली उनकी स्टेटमेंट है, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वो जो मंत्रियों के दौरे हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस के दौरे हैं, उनके साथ इस चीज को जोड़ रहे थे, तुलना कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे कि कश्मीर में ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस आए, कश्मीर में ज्यादा मिनिस्टर आए, जम्मू में मिनिस्टर कम आए, जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हो रहा है। ये जो स्टोर्स खुल रहे हैं, मार्च खुल रहा है, जो जम्मू में ज्यादा खुल रहे हैं, कश्मीर में बिल्कुल नहीं खुल रहे हैं। एक मतलब पक्षपात के नाम पर जम्मू को यूनाइट करके व्यापारी तबका या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर जो एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, उनके खिलाफ आवाम को जागरूक किया जा रहा है कि आप ये सोच लीजिए कि 370 में संशोधन होने के बाद और 35 से हटने के बाद जम्मू के लोगों ने पाया और क्या खोया, इसको लेकर के ये नब्ज दबा करके बंद को कामयाब बनाना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी, और जिस तरीके से विनोद जी ने भी जानकारी दी कि अगर हम बात करते हैं ये बंद की कॉल को जो समर्थन दिया जा रहा है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आ रही है, वो कितनी ज्यादा वाजिब है, और उपभोक्ताओं की बात करें तो उनके लिए कितना ज्यादा सही है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की।
तो चलिए अब रुख करते हैं सांबा की तरफ। सांबा की बात करें तो पीएम आवास योजना के तहत लोगों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना का लाभ मिलने के लिए अभी भी सीमावर्ती इलाके के जितने भी लोग हैं वो तरस रहे हैं। और उसी के साथ सांबा के राजपुरा गांव की बात करें तो लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी, यानी कि सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद भी जो लोग हैं, जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, उनको अभी तक कोई फायदा पीएम आवास योजना का नहीं मिला है। पिछले 10 सालों से सरकारी विभागों के चक्कर काटने को लोग भी मजबूर हो रहे हैं। उनका भी कहना है कि बार बार डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर उनको वापस घर भेज दिया जाता है, बार बार उनको कहा जाता है कि सारी औपचारिकताएं पूरी की जाए, लेकिन जब वो औपचारिकताएं पूरी कर भी लेते हैं तब भी उनको फायदा नहीं दिया जाता। पीएम आवास योजना का लाभ बीपीएल धारक कार्ड है जो उनको मिलना था, जिनके पास कार्ड्स हैं उनको ये लाभ दिया जाना था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं लाभदार जिनको अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिला है। और उनका साफ कहना है कि अगर इस योजना को शुरू किया गया था तो ये गरीब तबके के लिए शुरू किया गया था, लेकिन जब गरीब तबके को ही इसका फायदा नहीं मिलेगा, और खासकर सीमावर्ती इलाकों के लोगों की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गरीब हैं और पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उनको इसका फायदा देना और प्रधानमंत्री द्वारा जो ये योजनाएं चलाई जाती हैं उसका फायदा देना इन लोगों को कितना ज्यादा जरूरी है। और वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऋषि से बात करते हैं और जानते हैं कि सीमावर्ती इलाकों की बात करें अगर हम ऋषि, तो वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको आए दिन बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर हो या फिर जब भी कुछ इस तरीके की गतिविधि होती है वहां पर बॉर्डर पे देखने को मिलते, तो जो लोग हैं सीमावर्ती इलाकों के उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो उस बीच अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिला है। और जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि घर की जो हालत है वो कितनी खराब है और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसमें जो ये योजनाएं चलाई जाती हैं वो कितनी हद तक कारगर साबित होती है इन लोगों के लिए? देखिए बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें, चाहे वो सीमावर्ती इलाका हो या फिर दूर दराज का कोई भी इलाका हो, यहाँ पर हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो बीपीएल परिवार है जिनके घरों की हालत काफी ज्यादा खस्ता है, उनके घर वालों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं, जिस इलाके की ये तस्वीरें सामने आई है, यहाँ लगभग इस इलाके में 15 से 20 घर अभी भी ऐसे हैं जो लगातार खस्ता हालत में है, जिनको आज भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन पिछले 8-8, 10-10 सालों से ये लाभ नहीं मिल पा रहा। लोग दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। नुमाइंदों से पूछो तो वो कहते हैं कि हमने बात की है प्रशासनिक अधिकारियों से तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि फंड्स की काफी ज्यादा कमी है। और इस परिवार में जब मैं गया तो इस महिला की हालत देखकर काफी एक चिंता भी हमें बढ़ती हुई नजर आई कि आखिर इस महिला का क्या कसूर है, जो विडो है और इसके घर का कोई सहारा नहीं है, बच्चे इसके स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मात्र 1000 रुपए पेंशन है जो विडो पेंशन लगी है। तो 1000 रुपए में क्या ये घर बना पाएगी, क्या बच्चों को कुछ खिला पाएगी? कई कई दिन तो चूल्हा तक नहीं जल पाता है। तो सीधा सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये कटघरे में साफ तौर पर नजर आ रही है कि आखिर बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं कि हम हर एक सहूलियत जो वो गरीब परिवार को दे रहे हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे और वादे हैं। ऑन ग्राउंड पर देखें तो कुछ भी ऐसा इंप्लीमेंट होता वो नहीं दिखाई दे रहा। और मुझे याद है कि जब अभी कुछ दिन पहले जो मंत्री दिल्ली से यहाँ जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है उसका फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ क्या उनको ये नहीं मालूम कि हमने ऑन ग्राउंड जाकर कुछ देखना है? अगर वाकई में कुछ फीडबैक लेना है तो लोगों तक पहुंचे। आप एक हॉल में बैठकर, एक कम्युनिटी हॉल में बैठकर आप जनता को संबोधित करके चले जाते हैं, अधिकारियों से बातचीत करके चले जाते हैं, लेकिन क्या उन लोगों तक ये पहुंच पा रहे हैं जिनको एक्चुअल में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं? तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि आखिर ये सिर्फ और सिर्फ हवा में जो बातें करने वाला। वहीं पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर हम सरकार की योजनाओं की बात करते हैं, ना सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ जो लोगों को जिनको मिलना चाहिए उनको आज तक नहीं मिला है। तो एक फ्रेमवर्क की कितनी जरूरत है कि क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में जाके इसकी चेकिंग होनी चाहिए कि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं और एक वैलिड रीजन है, तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क की कितनी ज्यादा जरूरत है? देखिए, यहाँ फ्रेमवर्क के बिना जो योजनाएं चलाई जाती हैं तभी इसका लाभ जो है वो लाभार्थियों को नहीं मिल पाता है। और खासतौर पर ये भी सुनने में कई बार आता है कि जो योजनाएं डिजर्व करते हैं परिवार, उनके लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं वो एक्चुअली में उनको नहीं मिल पाती, उनके जो
खास लोग होते हैं अधिकारियों के, उनको भी दी जाती है। इस तरह की कई सारी बातें सामने आई है। तो जब तक एक्चुअल फ्रेमवर्क नहीं किया जाएगा तब तक मुझे लगता है कि कोई भी योजना जो है इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसमें कम्युनिकेशन कितना मायने रखता है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी का पंच सरपंचों तक हो जो जनता के नुमाइंदे हैं, और जनता के नुमाइंदे का उस एक्चुअल बीपीएल परिवार के साथ कितना लाइजन है वो भी काफी ज्यादा निर्भर रखता है। लेकिन पिछले 10-10 सालों से 8-8 सालों से जो परिवार है बीपीएल परिवार, ये लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे, सरकारी दफ्तरों में अपना इतना वक्त दे बैठे हैं कि अभी तक तब भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कमियां जो वो प्रशासन के एंड पर भी नजर आ रही है कि अगर जनता के लिए ये सहूलियात बनाई जाती है तो फिर जनता तक ये सहूलियात क्यों नहीं मिल पाती है। और मुझे लगता है कि जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या फिर जम्मू कश्मीर के हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, इनको एक्चुअल में ग्राउंड पर उतरना होगा। सिर्फ फोटोग्राफ्स तक ये जो दौरे हैं ये सीमित रह जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप आकर देखें तो फिर एक्चुअल में आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है और क्यों इसका लाभ है वो योजनाओं का नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर केंद्र सरकार। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि जो कि सांबा से जुड़े थे। और जिस तरीके से ऋषि ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर अभी तक लोगों में निराशा है। और सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां के लोगों में तो काफी ज्यादा निराशा जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना को देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आपको बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में जिले में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये जो खबर है ये उधमपुर जिले से आ रही है। उधमपुर में शिवगढ़ धार इलाके में ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। और हादसे की अगर बात करते हैं तो जिस वजह से ये हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि धुंध बताई जा रही थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है और पायलट और को पायलट घायल हो चुके हैं। ये जो हादसा है ये उधमपुर के जिले से सामने आ रहा है, जहां पे उधमपुर के शिवगढ़ धार इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है। और जो हादसे का कारण है वो ये बताया जा रहा है कि धुंध की वजह से जो हादसा है वो पेश आया है। और हादसे की बात करते हैं तो पायलट और को पायलट दोनों घायल हो चुके हैं। और ये जो खबर है उधमपुर जिले से आ रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो घायल हुए हैं पायलट और को पायलट, उनको अब उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा और वहीं पर उनका जो उपचार है वो किया जा रहा है। और आपको बताएं कि जिस तरीके की ये जो खबर है ये सामने आई है उधमपुर जिले से सामने आई है। और हादसे का कारण साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि कोहरा होने की वजह से जो ये हादसा है ये पेश आया है। और जो हेलीकॉप्टर है यानी कि जो चॉपर है वो पूरे तरीके से किस तरीके की उसकी हालत हो चुकी है आप ये भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है ये चॉपर और सेना का चॉपर बताया जा रहा है, जो कि उधमपुर के शिवगढ़ धार इलाके में एक हादसा होने की वजह से वहां पर क्रैश हो गया है। और पायलट और को पायलट दोनों जख्मी हो चुके हैं और कोहरे की वजह से ये जो हादसा है ये पेश आया है। तो चलिए अब रुख करते हैं और बात करते हैं जम्मू कठुआ बस सर्विस यूनियन की। जम्मू कठुआ बस सर्विस यूनियन ने जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बुधवार को जम्मू बंद की कॉल को समर्थन देने का फैसला किया है। यूनियन के सदस्यों के मुताबिक बंद की कॉल देने से पहले चैम्बर की ओर से उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था, लिहाजा वो बंद या फिर चक्का जाम के पक्ष में नहीं है। यूनियन ने चैम्बर पर आरोप लगाया है कि जब ट्रांसपोर्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हैं तो चैम्बर द्वारा उनका भी समर्थन नहीं किया जाता। इन ट्रांसपोर्टरों का हालांकि ये भी कहना है कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस मामले को उनसे संपर्क करता तो वो समर्थन देने पर विचार कर सकते थे। कि पहले नंबर तो हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्होंने इंडस्ट्री वालों ने हमें बुलाया तक नहीं है और हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की इन्होंने, तो हमारी हड़ताल तो बनती नहीं है और ना ही हम हड़ताल करेंगे। हमारी गाड़ियाँ वो जो चलती रहेंगी, जैसे पहले चलेंगी ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से हम 2 साल के हम जहाँ पर मतलब कि पजल हो रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ जो है बिल्कुल खड़ी होने के कगार पर पहुँच गई हैं। हमारा टैक्स जो है हमारे जो मतलब कि बैंक का जो लोन जो लिया है वो हमारा इतना बढ़ गया है कि हम गाड़ियाँ खड़ी करने तक पहुँच गए हैं। ड्यूटी हमारा बना था जहाँ पर, तो ड्यूटी जहाँ पर भी ड्यूटी होता है वहाँ पर मतलब टैक्स नहीं लगता, पैसेंजर टैक्स नहीं लगता, टोकन टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर पैसेंजर टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है। तो जिस टाइम हम हड़ताल पर जाने की कोशिश करते हैं, जिस टाइम हम अपनी मतलब के मांगों के लिए बोलते हैं, तो उस टाइम कोई भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए हम स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर अदरवाइज कोई आदमी आता है हमें बुलाता है
तो हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। जैसे ही हमें बुलाएगा उसके बाद हम अपनी बातें रखेंगे और उनसे हम भी अपने सवाल रखेंगे कि जिस टाइम हम हड़ताल पर जाने की कोशिश करते हैं तो आप भी हमारा साथ दोगे, तभी हम हड़ताल पर जाएंगे। अदरवाइज हम इस टाइम हम हड़ताल पर जाने के का कोई हमारा कोई मकसद नहीं है ना। नहीं तो बंद में क्या साफ होना, हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। पहले भी हमने 2-3 दफ़ा ट्राई किया, उसकी वजह से हमारी तो सवारी बिल्कुल टूट गई है। तो लोगों का टिकट खत्म हो गया, गाड़ियाँ खड़ी होने के लिए तैयार हो गई है। हम एक दिन हड़ताल करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद हमें हड़ताल करते हैं, सवारी कहाँ मिलेगी। हड़ताल पे थे, अपनी मांगों को लेकर। हमारा जब कोई बात होती है हमारे को साथ देता, हम लोग इसलिए तो डाउन जा रहे हैं। जब इनका अपना काम होता है अपना काम निकाल लेते हैं, हमें को पूछता ही नहीं है। नहीं 22 दिन के हम देखेंगे, जब कोई बात करेगा उसके बाद हम सोचेंगे, उसके साथ कोई बात करेंगे, हमारे साथ कोई वादा करेंगे, देखेंगे। नहीं तो चलिए बात करते हैं जम्मू के जीएमसी अस्पताल की। जम्मू जिले में मौजूदा समय में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 9 है। इनमें से 2 का जम्मू के जीएमसी अस्पताल और 7 का डीआरडीओ अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जम्मू जिले में हालांकि पिछले कुछ समय से कोरोना का प्रकोप काफी हद तक कम हो गया है और यहां श्रीनगर जैसे हालात नहीं उपजे हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील भी की है। के लिए हमारे पास जो है 3 ही जो है तरीके हैं जिनसे हम इसके साथ लड़ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हथियार है हमारे पास वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। अपने आप को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। दूसरा जो तरीका है वो हमारे पास वैक्सीनेशन का है। हम सबको जितनी जल्दी हो सके नियरेस्ट जो वैक्सीनेशन साइट है उस पे जाके अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो लगवा लेनी चाहिए। और तीसरा जो है वो अगर किसी को सिम्टम डेवलप होता है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है अपनी टेस्टिंग करवानी चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ट्रीटमेंट करना चाहिए और अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग आते हैं उनको भी जो सलाह देनी है कि वो भी अपना टेस्ट करा लें ताकि इस डिजीज़ को फर्दर स्प्रेड करने से रोका जाए। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।